राष्ट्रपति आज अडवाणी को घर जाकर देंगी भारत रत्न। पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल 4 शख्सियतों को मिल चुका है ये सम्मान। मेरठ से आज चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी और जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। इंडिया गठबंधन की आज महारैली, लगेगा विपक्ष का जमघट। रामलीला मैदान में आज विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली। 28 दलों के नेता एक साथ। आज जारी होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट। 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने दिया था एग्जाम। इस बार और बेहतर हो सकता है रिजल्ट। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हुआ। 3 करोड़ से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हुआ। 259 मूल्यांकन केंद्रों पर किया गया मूल्यांकन। हिमाचल में फिर बदला मौसम। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक। येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में आप सभी का स्वागत है और हम बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि मोदी का पश्चिमी यूपी से आज चुनावी शंखनाद है। पीएम मोदी आज से पश्चिमी यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का आगाज मेरठ से करने जा रहे हैं पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव प्रचार में अप्रैल में आएंगे अमित शाह। जानकारी के मुताबिक पीएम राजा के मित्र दलों के साथ आज पश्चिमी यूपी को मथेंगे। राजग का हिस्सा जयंत चौधरी उनके साथ मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी यूपी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत में मेरठ से करेंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद, सहारनपुर में पीएम की 2 चुनावी रैलियां प्रस्तावित हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को जाटलैंड से चुनावी हुंकार भरेंगे। जाटलैंड में मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आज होने वाली रैली लोकसभा सीटों पर रहेगी केंद्रित। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना सीटों पर रहेगी केंद्रित। बिजनौर लोकसभा सीटों पर भी ये रैली केंद्रित रहेगी। जाटलैंड में मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार करेंगे शुरू। आज होने वाली रैली लोकसभा सीटों पर पूरी तरह से केंद्रित होगी। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना सीटों पर रहेगी केंद्रित रैली। बिजनौर लोकसभा सीटों पर केंद्रित रहेगी रैली। जाटलैंड में मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आज होने वाली रैली लोकसभा सीटों पर केंद्रित रहेगी। पीएम मोदी आज से मेरठ से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा सीटों पर यह पूरी तरह से केंद्रित रहेगी। मोदी का पश्चिमी यूपी से चुनावी शंखनाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज आज पीएम मोदी मेरठ से करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार में अप्रैल में आएंगे अमित शाह। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू शर्मा मेरठ से। राजू, जिस तरह से पीएम मोदी की आज रैली प्रस्तावित है, आज वो मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पीएम की रैली को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ की क्रांति धरा से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। लगभग 4 बजे का उनका मेरठ का कार्यक्रम है। 4 बजे पहुंचेंगे और यहाँ से चुनावी शंखनाद करेंगे। 5 लोकसभा सीटों को लेकर आज यहाँ से शंखनाद शुरू किया जाएगा, क्योंकि जाटलैंड पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उसके तहत ही आज मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और मोदी लगभग 4 बजे मेरठ पहुंचेंगे और 5 लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी है वो भी मंच पर मौजूद होंगे। साथ ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ ही एनडीए घटक दल के जो नेता है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात हो, अनुप्रिया पटेल की बात हो और तमाम अन्य नेताओं की बात हो, साथ ही बीजेपी के बड़े जो मंत्री है वो भी मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। तो तमाम जो आज की जो रैली है उसको लेकर जो तैयारी है वो कर ली गई है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स का जो अमला है वो लगाया गया है। साथ ही मंच पर नेताओं को बैठाने की तैयारी है और जो लोग हैं किस तरीके से वहां पर पहुंचेंगे, उनकी क्या सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी है, सबको लेकर पिछले 1 सप्ताह से मेरठ का जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। रूट डाइवर्ट किया गया है। बताया गया है कि 8 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध है। साथ ही साथ
तमाम जो नेता है वो बाकायदा कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं, वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, किस तरीके से तैयारी की गई है उसका जायजा ले रहे हैं। खुद कल उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे और तैयारियों का जायजा लिया था। तो आज की जो क्रांति धरा मेरठ से रैली है बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजू, जिस तरह से देखा जा रहा है पीएम की जो रैली है, जो उनका चुनावी शंखनाद है, 2019 में भी उन्होंने मेरठ से ही चुनावी शंखनाद किया था और इस बार भी वो मेरठ से ही चुनावी शंखनाद करने के लिए आज जा रहे हैं मेरठ। तो क्या कुछ असर 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल, देखिए 2019 और अब 2024 यानी कि दोनों लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद की जो शुरुआत है मेरठ की क्रांति धरा से की थी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि मेरठ क्रांति धरा रहा है। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है वो यहीं से ही हुई थी और क्रांति की शुरुआत होने के बाद जो विजय पताका है वो देशवासियों ने हासिल की थी, विजय हासिल की थी, अंग्रेजों को खदेड़ भगाया था यहाँ से, उसके बाद जो विजय हुई थी। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मेरठ से क्रांति धरा से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और उसके बाद जो 400 पार का जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। जो कहा गया है कि 400 पार हमारी सीटें आने वाली, उसके लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है और जो दिल्ली का रास्ता है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही शुरू होता है। 80 की 80 राजू, आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से संदीप मिश्रा। संदीप, आज पीएम मोदी की मेरठ में रैली है क्रांति धरा से और वहां से आज वो चुनावी आगाज करने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? संदीप, आप तक आवाज आ रही है? वापस से रुक कर लेते हैं राजू का। राजू, इस वक्त क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है? जो कार्यकर्ता है, जो नेता है और जो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए तैयारियों को लास्ट जो अमलिया जामा है वो पहचाना जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है पिछले एक सप्ताह से तैयारियों में जुटे हुए। एक बड़ा पंडाल जो है वो तैयार किया गया है। बताया गया है कि 1 लाख से अधिक जो कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत करते हैं तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से होती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो गढ़ है वो मेरठ को कहा गया है, क्योंकि क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जो क्रांति है उसकी भी शुरुआत आज मेरठ से करने वाले हैं। उसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं और अंतिम तैयारियों को रूप दिया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स का अमला तैनात किया गया है। बताया गया है कि 5 लेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम किए गए हैं। साफ तौर पर मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह साजवान का कहना है कि कोई भी लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं भी थोड़ी भी चूक किसी की तरफ से हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर मेरठ जिला प्रशासन अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि 1 लाख से अधिक लोगों को रैली में बुलाया गया है। लक्ष्य है कि 1 लाख से अधिक जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए विपक्ष पर भी जमकर हमलावर होने वाले हैं, कांग्रेस को भी लगातार कोसेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में रैली है वहीं दूसरी ओर इंडी जो गठबंधन है उसकी दिल्ली में आज एक बड़ी रैली होने वाली है। तो आज का जो दिन है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया गठबंधन की जो रैली है वो होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा जो है दिलचस्प दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जिक्र करेंगे मंच से, इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर जमकर हमलावर भी होंगे और साथ ही साथ जब जयंत चौधरी मंच पर होंगे, क्योंकि जाटलैंड पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहा गया है और जाटलैंड का जो मुखिया है वो रालोद को कहा गया है, तो उसके जो रालोद के अध्यक्ष है वो जयंत चौधरी मंच पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद होंगे। तो आज की जो रैली है वो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। राजू, एक तौर से अगर देखें तो कल चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत सम्मान से सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, और आज पीएम की रैली है, तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिलेगा? मतदाता किसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर?
बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब से चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो जाटों में नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। उसका जो आज पूरा एक जो तस्वीर है वो साफ नजर आने वाली है, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे 15 साल बाद, लगभग 15 वर्षों बाद एनडीए में रालोद की एंट्री हुई है, और दोनों आज मंच एक साथ साझा करेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और रालोद दोनों के बड़े नेता जो है आज मंच पर एक साथ नजर आने वाले हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प आज का माहौल होगा, क्योंकि एक तरफ तो जाट लैंड की जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने राजू, के लिए पहुंचेंगे। आपको रोकना चाहेंगे, रुक कर लेते हैं। संदीप मिश्रा का राजधानी लखनऊ से जुड़ गए हैं। संदीप, आज पीएम मोदी के रैली है मेरठ में और वहां से वो चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सोनम, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मेरठ से शुरुआत करेंगे, शंखनाद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो पहले चरण है वो पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज समझनी होगी कि जिस तरीके से 2014 से लेकर के 2019 के 2 चुनाव में जो हुए हैं, अब तक के चुनाव जो हुए हैं, उनमें मेरठ से शुरुआत होती हुई नजर आई है। चाहे 2017 का चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हो, तो इन चुनावों में भी जो है मेरठ से शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से शुरुआत की है मेरठ। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक जो गढ़ है जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत करना चाहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ ही साथ अब जब आरएलडी को साथ ले आई है, तो निश्चित तौर पे जो जाटों के जो एक मसीहा कहे जाते हैं, तो उनको साथ लाने का मतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार जो है जो सीटों का जो बंटवारा होगा वो बेहतर होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिमी में वो कसर जो पूरी करना चाहती है, जो कभी 2019 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ जब गठबंधन हुआ था, तो उनमें उन सीटों का हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से आरएलडी जो है साथ में है भाजपा के, और ऐसे में भाजपा अब कितना बेहतर तरीके से लड़ती है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साफ है कि आज से शुरुआत होगी। आज से सहारनपुर के जो 5 जिले, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी के 5 जिले जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चाहे हम बिजनौर की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, सहारनपुर की बात कर लें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इन सभी जो वहाँ के जो बड़े नेता हैं उन सभी को बुलाया गया। इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन्द्र चौधरी, वो वहाँ पे मौजूद हैं। मेरठ से राज्य जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये आज का जो कार्यक्रम है काफी भव्य होने वाला है। जी सोनम। संदीप, कल दादा को मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज जयंत चौधरी पीएम के साथ वहां पर मंच साझा करेंगे, और जाटलैंड में क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के? आने वाले जो पहले चरण का मतदान है उसको लेकर के क्या कुछ स्थिति साफ हो रही है? सोनम, देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है उत्तरी पश्चिमी से, क्योंकि जिस तरीके से जाटलैंड की हम बात करते हैं तो हम आरएलडी की बात करते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है वो आरएलडी के पास में है, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले में। तो निश्चित तौर पे जो एक बड़ा वोट बैंक उनके पास में है आरएलडी के पास में, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ चुका है। तो यानी कि एक बार फिर से जो है मंच भी साझा करते नजर आएंगे। यानी कि भारत रत्न जिस तरीके से दादाजी को मिला, तो ऐसे में कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगा जब मंच पर प्रधानमंत्री के साथ में आरएलडी प्रमुख रहेंगे साथ में। तो निश्चित तौर पे ऐसे ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जब वो मंच को साझा करेंगे, तो जो उन क्षेत्र की जो बड़ी समस्याएं हैं, क्षेत्र के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इन तमाम चीजों पे चर्चा होगी, मंथन होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उन जिलों का जो है वो नब्ज टटोलते नजर आएंगे कि आखिर यहाँ पर कितना प्रतिशत जो है वोट बैंक कितना गिरने वाला है। तो ये सभी चीजों को लेकर के, और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से संकल्प पत्र के घोषणा पत्र की बात करते हैं, घोषणा पत्र में उन क्षेत्र के विकास के कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे इन क्षेत्रों को आगे ले जाया जाएगा, तमाम ऐसी चीजों को लेकर के जो मंथन होगा वो होगा। क्योंकि हम सिर्फ आरएलडी की बात नहीं कर रहे हैं, और भी उनके जो घटक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है
उन सभी लोग मंच पे मौजूद होने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मंच पर पहुंचेंगे, और इसके साथ ही साथ में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे मंच पे तो जो उनके सामने जो घटक दल हैं साथ में और जो लेकर जिनको भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है वो सब साथ रहेंगे, तो ये माना जा रहा है कि एक बेहतर चीजें देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर जाटलैंड में पीएम मोदी की रैली के बाद एक नई तस्वीर निकलकर सामने आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज मेरठ में पीएम मोदी की रैली है और आज पीएम मोदी वहां से चुनावी शंखनाद करेंगे। 2019 में भी पीएम मोदी ने मेरठ से ही चुनावी शंखनाद किया था। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी की रैली है मेरठ में। पीएम मोदी की रैली के दौरान जयंत चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इसी बीच मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद से खबर आ रही है। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई है। हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 2 गंभीर घायल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए। देहरादून से मुरादाबाद के लिए जा रहा था परिवार, हादसे का शिकार हुआ परिवार। कांठ थाना इलाके के रसूलपुर रेल फाटक के पास से सड़क हादसा हुआ है। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई है। हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। देहरादून से मुरादाबाद के लिए जा रहा था परिवार, सड़क हादसे का शिकार हुआ परिवार। कांठ थाना इलाके के रसूलपुर रेल फाटक के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर सड़क हादसे का शिकार हुआ है परिवार। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे के पास यह हादसा हुआ है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकतंत्र बचाओ रैली की। तो दिल्ली में आज रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से ये रैली की जाएगी। इंडिया की रैली, विपक्ष गुट की 27 पार्टियां रैली में शामिल होंगी। सुबह 11 बजे 27 पार्टियां रैली में शामिल होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। सोनिया भी रैली में शामिल हो सकती हैं। रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया है। इसमें करीब 27 से 28 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। इंडिया गुट के सभी दल इसमें शामिल होंगे। रैली के जरिए एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा। इस रैली में करीब 27 से 28 पार्टियां शामिल होंगी। रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया है। लोकतंत्र बचाओ रैली में करीब 27 से 28 विपक्षी पार्टियां शामिल होंगी। इंडिया गुट के सभी दल इसमें हिस्सा लेंगे। रैली के जरिए एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया की रैली, विपक्षी गुट की 27 पार्टियां रैली में शामिल होंगी।
सुबह 11 बजे 27 पार्टियां रैली में शामिल होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवेश शर्मा राजधानी दिल्ली से। प्रवेश, आज इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का रामलीला मैदान आज जो है इंडिया गठबंधन की जो एकता है, या ये कहे एकता का जो सूत्र है, 27 पार्टियां जो वहां पर पहुंच रही है, उनके जो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचेंगे वो आज उनकी गवाही देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार से राजनीति गरमाई हुई है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करता हुआ नजर आएगा। और आज की जो रैली है उसमें कांग्रेस उसको मुख्य रूप से लीड कर रही है, जिसमें विशेष रूप से दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी की भी बात सामने आ रही है कि वो भी आज रैली में पहुंचेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो गोपाल राय, आतिशी, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा तमाम वो जो बड़े नेता है वो इस रैली में पहुंचेंगे। और सीधे तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमला करते हुए दिखाई देंगे। प्रवेश, क्या कुछ तैयारियां चल रही है वहां पर इस महारैली को लेकर के, लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर के? बिल्कुल, देखिए कल हमने वहां का जायजा लिया था मौके पे जाकर, और सीधे तौर पर मैं बता दूं तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। कई हजार लोगों को बैठने की वहां पर जो है व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है सीधे तौर पर बता दूं, सोनिया गांधी जब स्टेज पर पहुंचेगी तो राहुल गांधी वहां पर उसको संभालते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो है शुरुआत जो है इस रैली की करेंगे। और उसमें जो दिल्ली पुलिस की तैयारी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को वहां पर लगाया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये रैली लगभग 11 बजे शुरू होगी और 2 बजे तक इस रैली को बताया जा रहा है कि ये चलेगी, इसमें कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेता जो है हमला करेंगे। और इसमें महाराष्ट्र से ही जो है कई पार्टियां को बात करें जो प्रतिनिधि कर रही है वो वहां पर पहुंचेंगी। जी, देश की राजधानी में जिस तरह से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये किसी रणनीति के तहत है या फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली की जा रही है, लोकतंत्र बचाओ रैली? देखिए मैं सीधे तौर पर बता दूं कि लोकसभा का चुनाव जो है वो बेहद करीब है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को इसमें षड्यंत्र की जो बात कह रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक साजिशन की गई है, उसमें कोई किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और खुद अरविंद केजरीवाल भी इस बात को कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, फिर भी मुझे गिरफ्तार किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पूरा विपक्ष आज एकजुट होकर कहीं ना कहीं पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश करेगा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीधे तौर पर अपनी जो वोटिंग शेयर है उसको बढ़ाने की भी बात करता हुआ नजर आएगा। जी, अभी इस रैली के बाद क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, वहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव में। देखिए इंडिया गठबंधन है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, लोकसभा का चुनाव है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देना चाहता है कि भ्रष्टाचार में कोई संलिप्त नहीं है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है और जनता से जो है सीधे तौर पर दिल्ली में जो है विशेष रूप से जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ये आयोजन हो रहा है, उसमें 27 पार्टियों के प्रतिनिधि जरूर पहुंच रहे हैं, उनके कार्यकर्ता के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जो वोटिंग शेयर है या सीधे तौर पर कहें जो वोट मांगने हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मांगने हैं और अपने लिए सीधे तौर पर दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें सातों की साथें अपने झोली में मांगने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आएंगे। जी, प्रवेश, इस रैली के बाद और वहां पर जब जनता तक विपक्ष की आवाज पहुंचेंगी, उसके बाद वहां की स्थिति क्या होगी चुनाव को लेकर के?
देखिए, आज देखना होगा, प्रधानमंत्री मोदी भी मेरठ से जो है अपना चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, वो भी आज जो है, लेकिन उनकी रैली लगभग 4 बजे के आसपास है और 2 बजे के आसपास इंडिया गठबंधन जो हमला कर चुका होगा वो सामने आपके और हमारे आ चुका होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जरूर उनका कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे और इंडिया गठबंधन सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री पर ही कटाक्ष करेगा, उनके उनके खिलाफ जरूर शब्दों का प्रहार करेगा। और लोकसभा का चुनाव है, देश की जनता को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो केवल और केवल बीजेपी के राज में है। आपको ये राज हटाना होगा, टुकड़ा साफ करना होगा। केवल केवल इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो देश को बचा सकता है और यही यही बात है, सीधे तौर पर कहूँ, यही जो पूरा घटनाक्रम है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, उसको कहीं ना कहीं पूरा गठबंधन एक होकर अपनी एकजुटता को दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी कुल मिलाकर इस महारैली के जरिए विपक्ष जो है वो बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज दिल्ली में रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के जरिए विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज है। सम्मेलन में यूपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल शामिल होंगे। भीमराव अंबेडकर मंडल प्रभारी सम्मेलन में शामिल होंगे। पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आशियाना के मंडल कार्यालय में दोपहर 1 बजे सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर मंडल प्रभारी सम्मेलन में शामिल होंगे। पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आशियाना के मंडल कार्यालय में दोपहर 1 बजे सम्मेलन में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज। सम्मेलन में यूपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल शामिल होंगे। भीमराव अंबेडकर मंडल प्रभारी सम्मेलन में शामिल होंगे। पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में यूपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी शामिल हो रहे हैं। यूपी के सियासी हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। अमेठी रायबरेली को लेकर प्रियंका और राहुल पर नजर बनी है। प्रत्याशी घोषित करने में देरी होने पर अटकलें तेज हुई हैं। आपको बता दें कि गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश में अपना रिश्ता बनाए रखा। गांधी परिवार के यूपी छोड़ने की चर्चाएं तेज और राहुल के वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद चर्चाएं तेज। उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित नहीं। रायबरेली के 20 चुनाव में 17 बार कांग्रेस जीती। अमेठी में 16 बार में 13 बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद वापस से रुक कर लेते हैं खबरों का। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को भरा जा रहा है। चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मेरठ में 2, गाजियाबाद और मथुरा में 1 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने जानकारी दी है। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ व मथुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने जानकारी साझा की है। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ व मथुरा के लिए मतदान किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।
मेरठ में 2, गाजियाबाद व मथुरा में 1 ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेड्डा ने यह जानकारी साझा की है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ व मथुरा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ गए हैं संदीप मिश्रा। संदीप, दूसरे चरण के चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण जो है उसकी नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और इनमें अब तक अगर बात करें तो जो शहर जो जिले हैं उनमें अमरोहा है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर है। इसके साथ साथ अलीगढ़ और मथुरा है जहां पर मतदान होने हैं, यानी दूसरे चरण को लेकर के। इसको लेकर के जानकारी दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि अब तक जो है 4 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें 2 मेरठ के हैं, 2 लोग गाजियाबाद के हैं, एक गाजियाबाद और एक मथुरा के हैं। उम्मीदवारों ने अब तक नामांकन किया है। यानी कि इसकी हम अगर तारीखों की अगर बात करते हैं तो तारीख जो 9 तारीख है वो आखिरी तारीख है। इसको लेकर के लगातार जो है वो बताए जा रहे हैं कि कितने लोग अब तक जो है नामांकन कर चुके हैं। यानी कि जल्द से जल्द लोग नामांकन करने जिनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है वो नामांकन करने की प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं और लगातार जो है वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं कि जिससे कि नामांकन प्रक्रिया पहले हो जाए, फिर उसके बाद हफ्ते चुनाव प्रचार में लगे। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए संदीप आपका। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान होगा। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में भी मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मेरठ में 2, गाजियाबाद, मथुरा में 1 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी साझा की है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे जहां पर कॉपी के दामों को नियंत्रित करे सरकार। सपा ने मांग उठाई है। आपको बता दें कि सपा व्यापार सभा ने नए शैक्षणिक सत्र में महंगी हुई कॉपियों को लेकर मांग उठाई है। राज्य सरकार से कॉपी किताबों की कीमत पर नियंत्रण की मांग उठाई है। व्यापार सभा के प्रदेश कैंप कार्यालय में बैठक के बाद मांग उठी। प्रदेश कोर कमेटी के पदाधिकारियों ने गंभीरता से ये मुद्दा उठाया है। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का बयान भी सामने आया है। व्यापारी नौकरी पेशा के अभिभावक होते हैं, प्रदीप ने कहा। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का बयान सामने आया है। व्यापारी नौकरी पेशा किसान अभिभावक होते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहा है जहां पर कॉपी के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार से सपा की तरफ से मांग की गई है। सपा व्यापार सभा ने नए शैक्षणिक सत्र में महंगी हुई किताबों और कॉपियों के दामों को नियंत्रण करने के लिए मांग की है। देवबंद से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर हैं। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को देवबंद में संबोधित करेंगे। देवबंद में मेपल्स एकेडमी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा भी शामिल होंगे। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह समेत कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जुटे हैं भाजपाई। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में जुटा है प्रशासन। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ है प्रशासन। आज देवबंद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को देवबंद में संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम
देवबंद के मेपल्स एकेडमी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह समेत कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं भाजपाई। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन भी मुस्तैद। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी लखनपाल शर्मा यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह समेत कई नेता यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उन्नाव में क्रॉप सर्वे को लेकर पंचायत सहायकों का इस्तीफा। क्रॉप सर्वे का कार्य कराए जाने को लेकर सौंपा है इस्तीफा। खंड विकास अधिकारी को सौंपा सामूहिक इस्तीफा। खंड विकास अधिकारी ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है। जबरदस्ती कृषि विभाग का कार्य कराने का आरोप, अतिरिक्त कार्य का भुगतान न करने का भी आरोप। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खंड विकास अधिकारी को सौंपा है सामूहिक इस्तीफा। खंड विकास अधिकारी ने इस्तीफा लेने से इनकार किया। जबरदस्ती कृषि विभाग का कार्य कराने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौंपा गया है। अतिरिक्त कार्य का भुगतान न कराने का भी आरोप। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रॉप सर्वे को लेकर पंचायत सहायकों का इस्तीफा सामने आया है। क्रॉप सर्वे का कार्य कराए जाने को लेकर इस्तीफा सौंपा गया है। खंड विकास अधिकारी को सामूहिक इस्तीफा सौंपा गया है। खंड विकास अधिकारी ने इस्तीफा लेने से इनकार किया है। जबरदस्ती कृषि विभाग का कार्य कराने का आरोप लगाते हुए खंड विकास अधिकारी को सामूहिक इस्तीफा सौंपा गया है। अतिरिक्त कार्य का भुगतान न करने का भी आरोप लगा। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रॉप सर्वे को लेकर पंचायत सहायकों की तरफ से इस्तीफा सामने आया है। क्रॉप सर्वे का कार्य कराए जाने को लेकर सामूहिक तौर पर इस्तीफा सौंपा गया है। खंड विकास अधिकारी को सामूहिक तौर पर इस्तीफा सौंपा गया है। लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित ए ब्लॉक में एक बुजुर्ग के घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि बदमाशों ने रिटायर्ड बुजुर्ग के घर में पहले तो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद बुजुर्ग के विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या कर मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रेम नारायण अग्रवाल इंदिरा नगर के ए ब्लॉक स्थित मदन मोहन मालवीय कल्याण सोसाइटी में पिछले कई सालों से अकेले रहते थे। प्रेम नारायण अग्रवाल जल विभाग में सीनियर अकाउंटेंट के पद से रिटायर्ड थे। 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिला है कि एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। उनका लाश पड़ी है थाना क्षेत्र गाजीपुर का ब्लॉक के इंदिरा नगर इलाका में। घटनाक्रम ऐसे हुआ कि उनके शाम के टाइम पे उनके घर पे जो खाना बनाता है वो महिला मौके पे पहुंचकर देखा तो उनका जो मालिक है PN अग्रवाल नाम है उनका, अराउंड 90 ईयर्स ऑफ एज है, वो मृतक हालत में घर के अंदर पड़े मिलते हैं। तुरंत ही वो पुलिस को सूचना दिया। मौके पर हम लोग पहुँचे। मौका निरीक्षण पर ये पाया गया कि उनके गले में जो बनियान है उसी से किसी ने गला घोटा दिया था। मृत्यु का कारण अभी पोस्टमार्टम के बाद ही हम लोग स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगल बगल का CCTV फुटेज चेक करने से एक संदिग्ध व्यक्ति उसमें आ रहा है।
तो वो कौन है, क्या है, पहचान करने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें हमारे द्वारा बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है। प्रथम चरण में बस्तर में चुनाव होगा और दूसरे चरण में राजनांदगांव समेत 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। आपको बता दें कि तीसरे चरण में शेष बची हुई छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा राजनांदगांव पहुंचे थे और राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव और राजनांदगांव विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को कार्यभार सौंपा। और अभी चार विधानसभा की बैठक राजनांदगांव में है। डोंगरगांव, खुशी, मानपुर मोहला और राजनांदगांव। इन बैठकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सक्षम समर्पित कार्यकर्ता, जिनका कार्य विभाजन हुआ है, अपने कार्य के प्रति उनको उत्तरदायित्व के साथ पूरा कार्यभार सौंपा जा रहा है। वो आगे अपने आने वाले चुनाव तक पूरी तरीके से उन सारे कार्यों को संपादित करेंगे। भाजपा के बहुत सशक्त संगठन में ये बहुत अच्छी पद्धति है। कार्य विभाजन एक बार हो जाता है, फिर पलट के देखने की जरूरत आपको। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची घोषित कर दी है। आपको बता दें कि जिसमें से 3 नाम सरगुजा संभाग से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व श्रम कल्याण मंडल पूर्व अध्यक्ष सफी अहमद का नाम शामिल है, जिन्हें बधाई देते हुए कहा गया है कि आपको बता दें कि जिन्हें बधाई देते हुए कहा गया कि विकास गुप्ता ने शफी अहमद से खास बातचीत की है और के न्यूज ने इन दोनों की बातचीत को कवर किया है। आपको बता दें कि किस तरह से उनकी भूमिका इस लोकसभा चुनाव में रहेगी, ये बातचीत के न्यूज के साथ साझा की गई है। ये हमारे रंग पंचमी जो है काफ़ी विगत वर्षों से हमारे उज्जैन से ला करके शिव जी के साथ में हम लोग हमेशा भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं और लंबे समय से धर्म हिंदुओं का आस्था है और हम लोग भोलेनाथ जी के आज के दिन में बारात जाते हैं और लंबे समय से हम लोग यहाँ इस शोभा यात्रा को करते हुए आ रहे हैं और तमाम हमारे जितने संत हैं, नागा पंथ हैं, वो सारे आगे रहते हैं और उसके पीछे हमारे सारे भक्त रहते हैं। फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में सरसों की खरीद सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 5,650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही है। आपको बता दें कि मंडी में आने वाले किसान एमएसपी पर खरीद को लेकर खूब खुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंडी में किसानों की तमाम सुविधाओं का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। मंडी सेक्रेटरी ने बताया कि अब तक बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में सरसों की खरीद 3,000 क्विंटल तक की जा चुकी है और इसके साथ साथ अब 1 अप्रैल से सरकार के आदेशानुसार गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं और मंडी में किसानों के लिए पीने के पानी, वाटर कूलर और बैठने की उचित व्यवस्था के प्रबंध भी पुख्ता कर लिए गए हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि कल हुई हरियाणा में कई जगहों ओलावृष्टि का असर इस क्षेत्र में नहीं हुआ है और किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
जैसे कि 1 तारीख से जैसे कि हमने वाटर कूलर्स, ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर्स लगवा रखे हैं मंडी में। इसके अलावा हमने सुलभ शौचालय की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी अगर किसान को कोई भी अपनी फसल के लिए कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए किसान सहायता केंद्र भी हमने गेट पे बना रखा है। ये है जी, जो हम वैसे कि देंगे तो मनमौजी लेते हैं, ठीक है जी। अब जब सरकार लेती है तो हमारा पूरा पैसा आ जाता है। अच्छा, बढ़िया होकर जाके गिरेंगे, आड़त पे गिरेंगे तो जब मन में आएगा वो देख लेंगे, हमें मजबूरी में देनी पड़े। गुरुग्राम के रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय सचिव व राज्य स्थान प्रदेश का सह प्रभारी बनाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है। आज पहली बार गुरुग्राम पहुंचने पर विधायक चिरंजीव राव का कांग्रेसियों की तरफ से ढोल नगाड़े बजाते हुए फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक चिरंजीव राव ने सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल के साथ वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी है उसको अपनी मेहनत और लगन के साथ निभाऊंगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर है, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार करेगी सेंट्रल वॉर रूम। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर तैयार होगा सेंट्रल वॉर रूम। वॉर रूम से चुनावी अभियान की प्लानिंग को तैयार किया जाएगा। शीर्ष नेताओं की रैलियां और सभा का होगा प्लान तैयार। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से वॉर रूम बनाया जाएगा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर वॉर रूम तैयार किया जाएगा। वॉर रूम से चुनावी अभियान की प्लानिंग तैयार की जाएगी। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से खबर सामने आ रही है, 1 अप्रैल को बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक करेगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में यह बैठक की जाएगी। अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी गठन के बाद पहली बार यह बैठक की जाएगी। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी गठन के बाद ये पहली बार बैठक होगी। कल भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था गठन। लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में यह बैठक की जाएगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 1 अप्रैल को बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में यह बैठक की जाएगी। अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का गठन के बाद यह पहली बार बैठक होगी। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद पहली बार दिल्ली में यह बैठक की जा रही है। कल भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमेटी का गठन किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी।